कैसे हो दोस्तों। आप लोग बोर हो रहे होगे तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीके फिनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज से हटके कुछ बात की जाए देश की। तो आज बहुत बड़ा न्यूज़ आया है पबजी से रिलेटेड। इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी और इसके साथ ही 118 और भी ऐप्स को बैन कर दिया है और यह दूसरा डिजिटल स्ट्राइक है। पहला डिजिटल स्ट्राइक आपको पता है जिसमें कि 59 ऐप्स को बैन किया गया था। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या क्या है, पूरे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें चल रही है, इकोनॉमी से इसका क्या रिलेशन है। और ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर है, जो कि चाइना का माउथपीस है, वो क्या कह रहा है। इसके साथ ही माइक पॉम्पियो इन्होंने क्या बोला है आज। और इसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट इसका लॉन्ग टर्म में होने वाला है और कैसे चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। इन सब का रीज़न क्या है, इन सब की डीप एनालिसिस करेंगे। और एक मेजर न्यूज़ यहाँ भी आ रही है कि यूएस ने बोला है कि नेटो लैक अलायंस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ करना है जिससे कि चाइना को काउंटर किया जाए। और ये बोला किसने है? यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन बीगन। आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वहाँ के माइक पॉम्पियो, और उनके जो डिप्टी है मतलब नंबर 2 वो है स्टीफन बैगन। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पबजी से। तो ये बैन हो चुका है, अच्छी न्यूज़ है। जितने भी आसपास में आपके युवा हैं, बच्चे हैं जो अपना समय बर्बाद करते थे, वो अब पढ़ाई पे ये समय लगा पाएंगे, कोई नया स्किल सीख पाएंगे जिससे कि इंडिया का सर्विस सेक्टर और बूम करेगा। तो देखते हैं न्यूज़ में क्या है। अब यह एक मेजर ऐसे टॉपिक भी हो सकता है आपके नाबार्ड, आरबीआई, सेबी और बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है। तो हो सकता है अगला टॉपिक हो कि इंडियन डिजिटल स्ट्राइक ऑन चाइनीज़ ऐप्स। इस पर आप क्या सोचते हो? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइडू, टेंसेंट, फेसयू, वीचैट, अलीपे और भी बहुत सारे पबजी मोबाइल लाइट, तो लाइट को भी नहीं छोड़ा है। ये जो इसका सस्ता वाला वर्जन है ये भी बैंड है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही थी, जिसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। उन्होंने बोला है कि 69A जो आईटी एक्ट है इसके अंदर इसको यूज़ करके प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक, इसके तहत इसको बैन किया गया है। तो यह एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन 69A से, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना इसमें क्या है। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक यह रूल है जो कि 2009 में बना था। इसके अलावा ये भी बोला गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी वेरियस सोर्सेज से कि जो डेटा है उसको चुराया जा रहा है और उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है चाइना में, और उसके थ्रू इंडिया में इलीगल तरीके से जो है मार्केटिंग की जा रही है, माइनिंग की जा रही है, प्रोफाइलिंग की जा रही है, और वो नेशनल सिक्योरिटी और इंडियन डिफेंस के लिए बहुत ही हॉस्टाइल है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, लिखा गया है कि हॉस्टाइल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया विच अल्टीमेटली इम्पिंजेस अपॉन द sovereignty and integrity of India is a matter of very deep and immediate concern which requires emergency measures. The Indian Cyber Crime Coordination Center, Ministry of Home Affairs, has also sent an exhaustive recommendation for blocking this malicious app. तो गवर्नमेंट को पब्लिक से भी और मिनिस्ट्री से भी ये कंप्लेंट मिली थी। तो ये सारी चीज़ें बोली गई है इसमें। इसके अलावा क्रेडिबल इनपुट भी आए थे और पूरी तरह से गवर्नमेंट इसको लीगली जो है जस्टिफाई किया है। बट सच्चाई क्या है? देखो, सच्चाई कोई नहीं बताता है आपको, सच्चाई हम बताते हैं आपको। 2 दिनों पहले क्या हुआ है कि चाइना ने इंडिया को अगेन प्रोवोक किया। अब प्रोवोक कैसे किया है उसको समझने के लिए चलते हैं इंडिया के मैप पे। अब अगर मैप की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होगे ये भारत का मैप है और यह जम्मू कश्मीर है। यह भारत का मैप है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जम्मू कश्मीर है। बट हुआ क्या कि 1960s में इंडिया ने एक वॉर लड़ी चाइना से, और उसमें अक्साई चीन ये जो है हिस्सा, ये लगभग कुछ इस तरह से ये हिस्सा हम हार गए। ठीक है, ये हिस्सा कुछ ऐसे। तो अक्साई चीन जब हम हारे हैं तो इसका जो डिवीज़न हुआ है वो एकदम पैंगोंग त्सो लेक जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में है, इसके ऊपर से हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर आप क्लियरली देख सकते हो, ये बॉर्डर है जिसे आप LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हो। अब चाइना जो है वो चढ़ के बैठ गया है यहाँ पे फिंगर 4 पे। यहाँ पे फिंगर 4 है, तो आप देखोगे यहाँ फिंगर 4 पे यहाँ पे एक ऊंचाई का इलाका है जहाँ पे चाइना बैठा है अपने सारे इक्विपमेंट के साथ। यहाँ पे ये चुशूल जगह देख रहे हो आप, इसके साथ इन्होंने अपने सर्विलांस और सारी चीज़ें रखी है। अब आप सोच रहे हो क्यों रखा है? क्योंकि इंडिया का जो कैंप है, इंडिया का जो रोड है यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, तो यहाँ से ये सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना
सारा सिक्योरिटी सर्विलांस वगैरह लगा दिया था कि इंडिया को मैं ट्रैक कर पाऊँ। और पैंगोंग से में जैसा आपको पता है कि गतिरोध चल रहा है, और यहाँ पे जो फिंगर हैं, पहले जो डील हुई थी कि ये एरिया जो है किसी का नहीं होगा, बट चाइना जो है यहाँ पे घुस के बैठी हुई है और वो फिंगर 4 तक का हिस्सा क्लेम कर रही है, जिसका इंडिया अपोज कर रही है। तो अब वापस आते हैं कि ये कहानी हो गई। अब किया क्या है, परसों भारत के नौजवानों ने, इंडियन आर्मी ने, उन्होंने अटैक किया चाइनीज़ जो बेस बनी थी वहाँ पे पहाड़ों पे, जहाँ से वो ट्रैक कर रहे थे। और आपको बताता चलूँ मैं कि इंडियन आर्मी में बेस्ट जो होते हैं वो होते हैं पैरा ट्रूपर्स। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो बेस्ट परफॉर्मिंग लोग होते हैं उनको पैरा ट्रूपर्स में भर्ती किया जाता है, और ये स्पेशल टीम्स होती है। ठीक है, ये स्पेशल टीम होती है। इनको ज़मीन, वायु, पानी और पहाड़ सबका एक्सपीरियंस होता है, ये मास्टर होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में भी इनकी टीम थी, यहाँ पे भी जो एक्शन लिया गया है वह इन्हीं लोगों ने लिया है, और वहाँ से सब कुछ उखाड़ फेंका है। चाइना तिलमिलाया हुआ है। चाइना मेड प्रोवोकेटिव मिलिट्री अटेम्प्ट्स टू चेंज स्टेटस को इन पैंगोंग त्सो लेक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यह ऑफिशियल न्यूज़ है जो कि इंडिया टुडे ने कवर किया है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या चल रहा है, मतलब अप्रैल से ये सुनने को मिल रहा है, ये अगस्त आ गया है, सितंबर आ गया है, इनफैक्ट 5 महीने हो गए हैं, 6वां महीना चल रहा है, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है। देखो, चाइना को पता है कि भारत के सामने समस्या बहुत सारी है, इकोनॉमी की समस्या, जॉब्स की समस्या, कोरोना की समस्या। तो चाइना फ़ायदा उठाना चाह रहा है, और ये फ़ायदा उठा के कोशिश कर रहा है कि क्यों ना इंडिया की अच्छी खासी ज़मीनें हड़प ली जाए। ऐसे ही हमारी ज़मीन जो है, यहाँ से कुछ हड़प रखा है चाइना ने और यहाँ से कुछ हड़प रखा है पाकिस्तान ने। तो ये चाह रहे हैं कि क्यों ना और भी ज़मीनें हड़प ली जाए, और ये जो पूरा पार्ट है ये अलग करने का इनका प्लान है। और आपको पता है कि हमारे दोनों तरफ 2 मुल्क बैठे हैं, ये है चाइना और ये है पाकिस्तान, और ये दोनों हमारे खिलाफ सोचते हैं। बट द गेम इज़, पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारी पॉलिसी क्लियर है, ना ट्रेड होता है ना क्रिकेट मैच होता है, आईपीएल में भी हमको नहीं खेलने देते हैं। लेकिन चाइना को लेके हमारी पॉलिसी बहुत ही बेकार है। अब बात करेंगे कि चाइना को लेके हमारी पॉलिसीज़ बेकार क्यों है। चाइना के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन हम नहीं लेते हैं। हमारा फॉरेक्स जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ, अराउंड 60-65 बिलियन डॉलर है। और इसके अलावा कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक होता है, चाहे आप, ये आपको मैं मैप के थ्रू ही बताता हूँ। चाइना का जो इनिशियल टेरिटरी था वह कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसा था। ये पूरा एरिया जो है ये तिब्बत है। इंडिया का कोई बॉर्डर लगता ही नहीं है चाइना के साथ। बट जब दलाई लामा को भगाया गया वहाँ से, जब एक्सटॉर्शन हुआ, तो हमने मैक्लॉयडगंज में यहाँ पे इनको बिठाया दलाई लामा को। लेकिन आज जब समय आया है तो हमें दलाई लामा का इस्तेमाल करना चाहिए। और दलाई लामा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसको आज़ाद करो, और यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जितनी भी नाटो कंट्रीज, इनके साथ मिलकर यूएन में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और चाइना पे प्रेशर बनाना चाहिए रिगार्डिंग ताइवान। क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं। दलाई लामा मैक्लॉडगंज में है, मोदी जी, ट्रंप जी सब मिले, दलाई लामा से मीटिंग नहीं हुई। ताइवान पे इंडिया की पॉलिसी ज़ीरो, नील बटे सन्नाटा। उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 छोटे देश हैं, एक ये देश है ताइवान और दूसरा देश है ये हांगकांग। तो ताइवान आइलैंड है, अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो चाइना में जो मो जेडुंग थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनको जो हुकूमत है वो दे के चले गए अंग्रेज़। तो जो इंटेलेक्चुअल चाइनीज़ थे उनको मारा गया, जेनोसाइड हुआ, वो भाग के ताइवान चले आए। तो ताइवान आज के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इनका फॉरेक्स टॉप 10 में आता है। इसके अलावा यहाँ की टॉप कंपनीज जो है वो बहुत बड़ी कंपनीज है। अब चाइना क्या है कि ताइवान को कंट्री मानती नहीं है, और ताइवान को चाइना जो है वो ट्रीट करती है एक अपनी टेरिटोरी की तरह, और ये बोलती कभी भी मैं अटैक करके ताइवान को कैप्चर कर सकता हूँ। अब ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक, साउथ चाइना सी जो है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक ये एरिया है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रैटेजिकल एरिया इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो यहीं से होता है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे यहाँ से ये इस पाथ से ट्रेड होता है, और ये जो पाथ है ये पाथ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इसको हमने चोक कर दिया, हमारा अंडमान सी यहाँ है, तो ताइवान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और साउथ चाइना सी बहुत क्रिटिकल है। तो ताइवान को चाइना जो है अलाउ नहीं करता है। अब ताइवान पे हमारा क्या स्टैंड है, ज़ीरो। हम अपने मिनिस्टर्स भेजते हैं, मीनाक्षी लेखी को ताइवान के प्रेसिडेंशियल
शपथ समारोह में। कोई भी हमारा ताइवान को लेके स्टैंड नहीं है, जबकि यूएस ने अपनी पॉलिसी अगेन ताइवान के लिए चेंज की है। तिब्बत को भी उन्होंने कुछ फंड दिए हैं, ताइवान पे भी उनकी ताइपाई एक्ट रिलीज हुई है, और हमारा जो ताइवान पे भी है क्या है पॉलिसी, ज़ीरो। आगे बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग चाइना की एक टेरिटरी है जिसको यूके ने सौंप दिया था 90s में, बट हांगकांग में डेमोक्रेसी थी। बट अभी चाइना ने क्या किया है, हांगकांग में डेमोक्रेसी ख़त्म करने की कोशिश की है। वहाँ की जो पॉलिसीज़ थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ख़त्म करके अपनी जो मनमानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोपने की कोशिश की है। हांगकांग में विद्रोह चल रहा है। यहाँ पे अगेन यूएस ने पॉलिसी चेंज की है, यूके ने। ये हांगकांग के साथ ट्रेड जो बोल रहे हैं, हांगकांग को अलग जो टैक्स रिबेट मिलते थे उनको नहीं मिलेगा, चाइना माना जाएगा इसको। इंडिया की पॉलिसी क्या है हांगकांग पे, अगेन ज़ीरो, कुछ भी नहीं, नो फॉरेन पॉलिसी। तो आपने देख लिया कि ताइवान, हांगकांग, तिब्बत पे हमारी पॉलिसीज़ क्या है। आगे बात करते हैं, कुछ यहाँ पे आसियान कंट्रीज़ है जो कि बहुत क्रिटिकल है। वियतनाम, यह छोटा सा मुल्क है ऐसे, और इन्होंने पीटा था चाइना को 70s में एक वॉर में। ये चाइना है, इसको दौरा के मारा था, 50,000 सैनिकों को मार दिया था वियतनाम ने। गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत वियतनाम जो है फेमस है। और ये आप देख रहे हो पूरा ग्रीन एरिया है, तो पूरी हरियाली है यहाँ। जंगलों में लड़ाई हुई थी और जो धोया था वियतनाम ने। अब क्या है, आज के टाइम में वियतनाम जब यहाँ के मछुआरे या नेवी जाती है यहाँ पे, तो चाइना जो इनको धमकाती है, क्योंकि चाइना की जो नेवी है बहुत स्ट्रांग है। और चाइना जो है वियतनाम का भी एक इंसिडेंट हुआ था, एक नौका यहाँ की शिपिंग कर रही थी, फिशिंग के टाइम चाइना की जो नेवी है उसने उसको टक्कर मारा और गिरा दिया, डुबो दिया। बट अगेन इंडिया कुछ नहीं बोलता है। वियतनाम ने हेल्प किससे मांगा, पूरा पैसिफिक ओशियन क्रॉस करके जाओ यहाँ यूएस से। बगल में कौन बैठा है, इंडिया। क्या किया हमने, टेप चिपका लिया अपने मुंह पे। मोदी जी आते हैं शी जिनपिंग, तो उनको बैठ के पकौड़े खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला। जबकि हम चाहे तो ब्रह्मोस मिसाइल दे सकते हैं वियतनाम को, इससे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी मजबूत होगा, मेक इन इंडिया भी स्ट्रांग होगा, और साथ ही साथ हमारा जो है चाइना पे प्रेशर भी बढ़ेगा। बट अगेन आफ्टर तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, आसियान कंट्रीज़ में भी हम वियतनाम, फिलीपींस वगैरह को कोई मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है कितनी ढुलमुल है। अब जब ये पंगे चल रहे थे तो हमारे राजनाथ सिंह है वो जाके बैठ गए रसिया में, और रसिया से जाके वो लेके आए हैं S-400 की डील। लेकिन S-400 पहले ही चाइना को मिल चुका है, उसको उन्होंने कॉपी करके S-500 का कॉपी भी कर लिया है। और हम अभी भी क्या कर रहे हैं, $50 बिलियन, $60 बिलियन जो कि खर्च होना चाहिए पढ़ाई पे, हेल्थ पे, वो खर्च कर रहे हैं राफेल पे, रसिया के साथ डील पे। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, बट अगर हमारी पॉलिसी सही होती तो हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़िया बना सकते थे, जो कि हम नहीं कर पाए हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। तो यहाँ पे आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख पा रहे हो। सारे मुल्क जो है हमारे दुश्मन बन बैठे हैं, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान तो है ही, और श्रीलंका जो है उसका भी हम्बन टोटा का आपको पता होगा इशू। चाइना तो है ही पहले से, ईरान के साथ भी हमारा जो चाबहार पोर्ट था और वो भी खतरे में है चाइना के कारण। तो कुल मिला के हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत कंफ्यूज्ड सी लगती है, और कुछ भी गवर्नमेंट को नहीं पता है करना क्या है, जिसका फ़ायदा चाइना उठा रही है। और हर बार इंडिया को जो है मुंह तोड़ जवाब देती है चाइना कहीं पे भी। तो ज़रूरत क्या है आज के टाइम में, ज़रूरत जो है वह इंडिया में कोई नहीं बता रहा, चाहे वो एस जयशंकर हो या हमारे नरेंद्र मोदी हो। वो आ रही है खबर अमेरिका से खबर आई है। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन बेगन ने बोला है, जो कि माइक पॉम्पियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वहाँ के, उनके डिप्टी है। उन्होंने बोला है कि यूएस को नाटो जैसा अलायंस बनाना चाहिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर, जो कि क्वाड है, चाइना के अगेंस्ट। अब इंडिया जो है मलाबार एक्सरसाइज करती है, बट कोई डिफेंस पैक्ट इंडिया ने साइन नहीं किया है। मेरे अनुसार इंडिया को ये डिफेंस पैक्ट साइन कर लेना चाहिए। अब आप पूछेगो क्यों कर लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जापान 1945 में यहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए। 1950 में एक पैक्ट साइन किया यूएस ने जापान के साथ कि आपकी पूरी डिफेंस जो है हम लोग देखेंगे, आप पे अगर वॉर हुआ तो हमारे पे अटैक है और वी विल फाइट फॉर देम। तो जापान की कोई भी खर्च नहीं हुई डिफेंस पे। जापान ने अपना पूरा खर्च किस पे किया, HR पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, उनके हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आज जापान कहाँ बैठा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। इसी तरह नाटो के साथ इन्होंने पैक्ट किया, USSR का विघटन हुआ, कोई भी यूरोपियन कंट्री पे आज तक रसिया ने अटैक नहीं किया है।
तो कुल मिला के अगर इंडिया भी एक पैक्ट साइन करता है अमेरिका के साथ तो इंडिया को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितनी भी आईटी सेक्टर कंपनीज है, ऐसा तो है नहीं चाइना जॉब देता है, इन्फोसिस टीसीएस को प्रोजेक्ट देता है, नहीं, वो प्रोजेक्ट आते हैं यूके से, यूएस से, अदर यूरोपियन कंट्रीज से, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो आगे यूएस से इंडिया को वहाँ भी हेल्प मिलेगा। और इंडिया का जो डिफेंस बजट है आज के टाइम में $70 बिलियन, इंडिया की जीडीपी का अच्छा खासा पोर्शन है। इसको हम डाइवर्ट कर पाएंगे भारत के डिफरेंट हेल्थ और मेनली एजुकेशन पे, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन दो ऐसी चीज़ है, अगर इस पर फोकस दे दिया जाए तो देश आगे बढ़ निकलेगा। और 70 साल में हम यही नहीं कर पाए हैं। $70 बिलियन अगर मैं आपको बताऊं तो 5 लाख करोड़ होता है। 5 लाख करोड़ रुपया बहुत ही मोटी रकम होती है सालाना, जो कि हम खर्च करते हैं बस डिफेंस पे। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया मूव है और अभी मीटिंग होने वाली है क्वाड की, तो देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकल के आता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जीडीपी की, तो जीडीपी अभी काफ़ी न्यूज़ में है हर जगह। तो भारत की जीडीपी जो चली गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, -23% आया है फिस्कल ईयर 21 का Q1 डेटा, 10.3 था मैक्सिमम डेटा। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि देखो सारी जो इकनॉमी है वो श्रंक की है, बट यहाँ पे एक इकनॉमी है चाइना, ये पॉजिटिव में है। कोई मुझे समझा सकता है कैसे? कमेंट में। मुझे जो समझ आता है, चाइना ने ये वायरस फैलाया है, इन्होंने वैक्सीन खोजा है या जो भी इनके पास टेक है, इन्होंने इसको कंट्रोल भी कर लिया है। डेथ्स यहाँ पे हुई है अच्छी खासी, बट दे हैव कंट्रोल्ड, और इनकी जीडीपी जो है ग्रो कर रही है ग्रेजुअल पेस पे, बट कर रही है। बाकी कंट्रीज़ ब्लीड कर रही है, बेरोजगारी टॉप पे है, सारी कंट्रीज़ की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और चाइना जो है अकेले मौज कर रहा है। यही कारण है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि माइक पॉम्पियो ने बोला है कि एंटायर वर्ल्ड इज़ बिगिनिंग टू यूनाइट अगेंस्ट चाइनाज अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो पहले भी यूएस ने बोला है कि चाइना ने जो है, अब मैं आपको बताता चलो, यूएस में अराउंड 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से, जो कि बहुत बड़ा डेटा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतना है वहाँ जो बिडेन से, तो उनको चाइना के साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चाइना के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा होगा इंडिया का। इंडिया चाहे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक एक्शन ले सकती है, चाहे वो ताइवान हो, तिब्बत हो, हांगकांग हो, वियतनाम हो, हर मोड़ पे इसको खोल देना चाहिए कि लो ये हमारा स्टैंड है, अब बताओ क्या करना है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से हाफिज़ सईद आके प्लान करके बॉम्बे में अटैक कर देता है, और यूएनएससी में बचाता रहता है चाइना हाफिज़ सईद को। तो मतलब बहुत ही बेकार पॉलिसी है इंडिया की, और ये मौका मिल रहा है कि इसको चेंज किया जाए। चाइना क्या बोल रहा है इस बीच में? तो चाइना भारत को चिढ़ा रहा है। जो होता है ना कि कोई आपके स्कूल टाइम में होगा कि कोई थोड़ा हेल्दी है तो उसने आपको बुली कर दिया और फिर आपको चिढ़ा भी रहा। तो चाइना का बिल्कुल वैसा ही बुलिस अप्रोच है। वो बोल रहा है कि चाइना मस्ट रिजोल्यूटली काउंटर अटैक इंडियाज अपॉर्चुनिस्टिक मूव। तो वो बोल रहा है कि इंडिया जो है अपॉर्चुनिस्टिक मूव चल रहा है, जो अभी इंडिया ने रिसेंटली किया है 29 को, कि इंडिया अटैक कर रहा है वगैरह वगैरह। और ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का माउथपीस है, उसने बोला है कि इंडिया शुड टर्न टू चाइना टू कर्व एपिडेमिक एंड स्टॉप स्टोकिंग नेशनल सेंटीमेंट। तो ये चिढ़ा रहा है कि आप क्या नेशनल सेंटीमेंट के चक्कर में चाइना के खिलाफ लोगों को कर रहे हो, ऐप बैन कर रहे हो, डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हो। तो इनका भड़काना है इंडिया को कि इंडिया कुछ करे और एक कुछ चाइना को हिंट मिले कि चाइना कुछ आगे एक्शन ले। बट इंडिया के पास अगर मैं सच बताऊं तो आज जैसे हालात हैं, इंडिया की ना तो इकनॉमी इतनी स्ट्रांग है, हमारी इकनॉमी $3 ट्रिलियन की होने वाली थी, बट अभी हमारी इकनॉमी श्रंक कर रही है। तो ये अराउंड $2 से $2.5 ट्रिलियन पे बैठेगी इस साल। इसके अलावा चाइना की इकनॉमी की बात करें तो ये अराउंड 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की है। ये बहुत बड़ी इकनॉमी है, चाइना की इकनॉमी बहुत बड़ी है, और हम इनके 1/10 पे आते हैं, तो इकोनॉमिकली हम इनसे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो चाइना का जो बजट है एनुअल, वो इंडिया का अगेन 5 to 6 टाइम्स है। उसके अलावा चाइना जो है, भारत के आर्मी के पास जुनून है, लेकिन जो सामान है वो चाइना के पास है। तो हम वॉर करने जाएंगे तो ना हमारी इकोनॉमी इजाज़त देती है कि हमारे लोग भुखमरी के शिकार होंगे, ना हमारा डिफेंस मटेरियल इजाज़त देता है। क्योंकि हम जो रसिया से आज मांग रहे हैं, चाइना 5 साल पहले लेके बैठा है। तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या बचता है? इंडिया के पास ऑप्शन बचता है कि यूएस में इलेक्शन है, माइक पॉम्पियो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे और एक डील साइन करे और एक बढ़िया स्टैंड लेके आएँ, और चाइना को उसकी औकात दिखानी चाहिए। और हमें ताइवान पे, तिब्बत पे खुल के बोलना चाहिए। और उइगर मुस्लिम्स, सियांग, ये सारे इशूज़ भी हैं जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है।
इस पे भी चाहे गवर्नमेंट तो एक स्टैंड ले सकती है। कश्मीर मुद्दे पे भी आपको पता है चाइना ने क्या इंडिया को दिक्कत दी थी, 370 हो या CAA NRC हो, हर चीज़ पे चाइना को दिक्कत है। तो इंडिया भी जो है चाइना के इंटरनल इशूज़ पे जो जख्म है उनको कुरेदना चाहिए। और साउथ कोरिया, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया, नाटो कंट्रीज़, UK के साथ मिलके एक स्टैंड बनाना चाहिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ, और आगे जो भी होगा आपको मैं इस वीडियो के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर आप बताओ, और आप अपने व्यूज़ भी रखो कि आपका क्या कहना है इन सारे प्रोसीडिंग्स पे, क्योंकि आगे जो है एक कोल्ड वार होता हुआ तो दिख रहा है। हमारे कोर्सेज जो हैं लाइव हो चुके हैं, चाहे वो RBI ग्रेड बी के हो या फिर नाबार्ड के हो या फिर सेबी के हो। इसके अलावा IPPS RRB PO क्लर्क, PO SBI क्लर्क सब कुछ आ चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो हमारा कोर्स है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आप हमारे रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, और ये रीज़न है कि क्यों आपको लाइट मॉक्स ऑप्ट करना चाहिए। तो हमारी क्वालिटी हाई होती है और हम आपका सिलेक्शन मिनिमम टाइम में कराते हैं एट मिनिमम कॉस्ट। तो जो हमारा ओवरफ्लो के टाइम में आपके पास परेशानी आ जाती है कि क्या कंटेंट पिक करें क्या ना करें, तो हमारा वही है कि मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम आउटपुट, रिवीजन करो आप और सिलेक्शन लो। तो आप रिव्यूज़ भी देख सकते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ से, और बच्चे जो हैं काफ़ी खुश हैं, सबको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेल कर सकते हो hi@lightmode.in पे, और डिस्क्रिप्शन में आप हमारे ग्रुप्स के लिंक देख सकते हो, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। भगवान आप सभी का भला करे।